कल 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में चयनित बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में फाइनल अंतिम सुनवाई हुई थी, जिसका पूरा मामला क्या हुआ था इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। पूरा मामला 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जो फाइनल जजमेंट आया था, मध्य प्रदेश की सरकार की जो एमए एप्लीकेशन थी, मिसलेनियस एप्लीकेशन, उस पर जो फाइनल रिव्यू के तौर पर, क्लेरिफिकेशन के तौर पर जो जजमेंट आया था, उसको लेकर पूरा मामला बना हुआ था। कल की सुनवाई में आप देखोगे तो जो पूरी वीडियो है मेरे चैनल पर डली हुई है, पूरी लैब सुनवाई, उसमें अपने तरीके से फैसले को पढ़ा रहे थे बीएड वाले और डीएलएड वाले। तो आपको पता है बीएड की तरफ से एडवोकेट पीएस पटवालिया सर और एजी सर थे और अनुपस्थित थे। वहीं डीएलएड की बात की जाए तो डीएलएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा और मनदीप कालरा सर और सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण भी कल उपस्थित देखने को मिले। और साथियों, मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हो नोटिफिकेशन करने जो चैनल में हूं लविश, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और दोस्तों को शेयर करें। साथियों, सबसे पहले इस वीडियो में क्या हुआ, कल पूरी फाइनल सुनवाई में क्या हुआ। 2 घंटे की लगातार सुनवाई चली, जिसमें सबसे पहले बीएड की तरफ से डेट लेने की बात की गई। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षक के पद पर बीएड डिग्रीधारी को दी गई नियुक्ति का तुलनात्मक चार्ट पेश नहीं किया गया। कल आपको पता है चार्ट मांगा गया था 15 अप्रैल की सुनवाई में, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से चार्ट पेश नहीं किया गया, लेकिन डीएलएड की तरफ से चार्ट पेश कर दिया गया। फिर भी एक प्रूफ के रूप में सरकार की तरफ से एक चार्ट जरूरी होता है। सरकार ने इसके लिए कल कोर्ट में आते ही 1 माह की मोहलत और मांगी थी कि 1 माह के अंदर एक चार्ट को पेश कर देंगे, लेकिन इस पर ओपन कोर्ट में जस्टिस सील नागू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने साफ कह दिया कि सरकार कोर्ट का सहयोग नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, यह कोर्ट याचिकाकर्ताओं को सुनकर अपना फैसला सुना देगी। इसके बाद जो महाधिवक्ता थे, एजी थे, उनके द्वारा अपना पक्ष रखा गया। 2.5 घंटे बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि कोर्ट ने सरकार को यह स्वतंत्रता दी कि वह चाहे तो 3 दिन में चार्ट प्रस्तुत कर सकती है। पूरा मामला यहाँ आके नहीं रुका, यह मामला काफ़ी बढ़ा। 2 घंटे की सुनवाई में क्या क्या हुआ इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। बाद में जो जस्टिस महोदय सिंह नागू जी थे, उनके द्वारा कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ डिसाइड कर दिया, इस केस में अब सुनने लायक कुछ भी नहीं है, आज ये फैसला डिसाइड होकर रहेगा। यानी कि 1 माह की जो मोहलत थी वो नहीं दी गई, तीन दिन एक्स्ट्रा दिए गए। बस ओनली फैसला रिजर्व तो हो गया, लेकिन 3 दिन दिए गए। 3 दिन के अंदर साथ सरकार को इस तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत करना होगा। जब लगा बीएड को कि मामला आगे नहीं बढ़ सकता है तो हियरिंग हुई, करीब 2 घंटे सुनवाई चली। इसमें बीएड को सबसे पहले बीएड के जो पटवारी सर थे, उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट से 8 अप्रैल 2024 का जजमेंट है वो बीएड को बचाने में ही फेवर करता है। जिन्होंने बार बार 8 अप्रैल 2024 का जजमेंट था, जो पेज नंबर 7 था, उसका पैरा पढ़ाया गया था कि वी अकॉर्डिंगली होल्ड दैट द जजमेंट डिलीवर्ड बाय दिस बेंच ऑन 11 अगस्त 2023 shall have prospective operation, but prospective operation of the judgment shall be only for those candidates who were appointed without any qualification or condition imposed by any court of law to the effect that their appointment would the subject to final outcome of their case which might have had बीन इंस्टीट्यूट बाई देम। बस इनकी गाड़ी यहीं आकर रुक रही थी। यानी कि जो अपना पेज नंबर 7 था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का, उसको बार बार पैरा से पढ़ाया जा रहा था। वहीं डीएलएड की बात की जाए तो डीएलएड ने इसको अपोज करते हुए कहा कि 8 नंबर जो बीएड वाले पेज नंबर 7 को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो पेज नंबर 8 पर है उसको भी आगे एक रीड कीजिए। उसमें एक कंडीशन लगी हुई है, उसमें साफ बताया गया कि जो लिखा हुआ है विदाउट एनी क्वालिफिकेशन या कंडीशंस इम्पोज्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ टू द इफेक्ट दैट देयर अपॉइंटमेंट वुड बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द केस विच might had been instituted by them, and such candidates were in regular employment without any disqualification and were appointed in presence of a notice of advertisement where B.Ed was stipulated to be valid qualification. Service of only such candidates shall not be disturbed because of this judgment. We make it clear that this benefit is only for the candidates who were appointed prior to the date our judgment was delivered on 11 August 2023. Mere selection of such candidates or their participation in their process will not entitle them for a benefit under our present order. उन्होंने भी पेज नंबर 8 को पढ़ाया, क्योंकि बीएड की तरफ से पेज नंबर 7 को बार बार पढ़ाया था और पेज नंबर 8 की ऊपर की 2 लाइन ही पढ़ाई जाती थी, वहाँ आके रुक जाते थे। वहीं डीएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा और
गोपाल शंकर नारायण सीनियर एडवोकेट थे, उनकी तरफ से ये पेज नंबर 8 को पढ़ाया गया। यानी कि आपको पता है जो पूरा मामला है वो 8 अप्रैल 2024 का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से, उसी को बीएड का पक्ष और डीएड का पक्ष अपने अपने नज़रिए से पढ़ा रहे थे और पढ़ाने की कोशिश करवा रहे थे कि इसमें ये लिखा हुआ है। वो बताना चाह रहे थे कि जो भर्ती है सब्जेक्ट फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, और 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी बीएड चयनित हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि जो 11 अगस्त 2023 से पहले जजमेंट, जो 11 अगस्त 2023 के बाद का जजमेंट है वो वहाँ से लागू होगा, बाद से यानी प्रोस्पेक्टिव से लागू होगा। तो 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी चयनित हो चुके हैं बीएड छात्र वो बिल्कुल सेफ हैं। बार बार बस बीएड वाले इसी बात को वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे थे। बात आती है राजस्थान की, तो बाद में क्या होता है, बीच में राजस्थान का मैटर भी आता है। उससे पहले मैं बता दूं, राजस्थान के मैटर से पहले डीएड की तरफ से गोपाल शंकर नारायण जी थे, उन वो चार्ट को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। किस डेट को नोटिफिकेशन आया, किस डेट को क्वेश्चन किया गया एनसीटी का नोटिफिकेशन राजस्थान हाईकोर्ट जजमेंट के द्वारा, किस डेट को फर्स्ट काउंसलिंग हुई, किस डेट को सेकंड काउंसलिंग हुई, कब क्या क्या हुआ, कब फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से। लेकिन जब भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट आया था तुम्हारा जुलाई 2022 में, वहाँ पर फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था, उस बात की डेट को बोल रहे थे। तो बार बार पटवारी सर और बीएड की तरफ से अन्य वकील उस बात को बोलने नहीं दे रहे थे। लेकिन बाद में गोपाल शंकर नारायण जी की तरफ से थोड़ा उनको बोला गया था कि पहले पिटिशनर की बात को पूर्ण किया जाए। तो उन्होंने अपने चार्ट को एक तरीके से पढ़ा, बाद में वो चले भी गए थे। बताया जा रहा है कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कोई एक केस लगा हुआ था चुनावी इलेक्शन से संबंधित, वहाँ पर चले गए थे। बाद में मीनाक्षी अरोड़ा जी ने वही केस को हैंडल कर वहाँ पर पूरे चार्ट को पूर्ण फिर से अगेन एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से विश्लेषण करके पूर्ण पढ़ा दिया गया था कि किस डेट को क्या हुआ, किस डेट को फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था। पूरी बात यहाँ पर बताई गई थी। तो वहीं बीच में एक राजस्थान का मैटर भी लेके आते हैं, वहाँ पर राजस्थान का मैटर चालू हो जाता है। बीएड वाले कहते हैं कि राजस्थान का मैटर सर बिल्कुल सेम होता है, राजस्थान के मैटर बिल्कुल सेम होता है, और राजस्थान के मैटर को सिमिलर बताते हुए इस याचिका को थोड़ा अलग डिफरेंट में ले जाते हैं। तो वहीं डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा जी क्रॉस काउंटर रिप्लाई करते हुए कहती हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो भी मैटर है बिल्कुल अलग अलग है। राजस्थान में राज्य सरकार की तरफ से बीएड वालों को अलाउ नहीं किया गया था। जब बीएड वाले ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया राजस्थान हाई कोर्ट का, वहाँ से बीएड वालों को फॉर्म भरने की अपील की, फॉर्म भरने की अनुमति दी गई और वहाँ पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। तो वहीं में बात की जाए तो मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर मैटर बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है। यहाँ पर राज्य सरकार ने पहले से ही बीएड वालों को फॉर्म भरने की अनुमति, परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। उसके बाद डीएलएड की तरफ से दरवाजा कोर्ट का खटखटाया गया था, वहाँ पर फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम बात रख दी थी। यानी कि दोनों मैटर बिल्कुल अपोजिट है। तो इस बात को सिमिलर ना रखते हुए इस बात को ज़्यादा ना खींचा जाए। तो डीएलएड की तरफ से यही बात की गई थी सब्जेक्ट टू आउटकम की। तो सब्जेक्ट टू आउटकम बीएड की तरफ से कहा गया था हमारी जो भर्ती है सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है। तो वहीं डीएड की तरफ से काउंटर रिप्लाई करते हुए बताया गया था कि 22 जुलाई 2022 को जस्टिस शील नागू जी की इसी बेंच में जो पिटिशनर हैं उनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी। 22 जुलाई 2022 को जजमेंट में शील नागू जी की तरफ से इस भर्ती को फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया गया था। और बात चल रही थी केसरी नंदन साहू और विपिन द्विवेदी की पर। तो विपिन द्विवेदी की जो मैटर था, विपिन द्विवेदी पर बात कही गई कि 16 जनवरी 2023 को भी विपिन जो याचिकाकर्ता थे विपिन कुमार द्विवेदी जी, उनकी 16 जनवरी 2023 को उनका भी मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया गया था। भले ही उनको नौकरी मिल चुकी थी लेकिन उनके पीरियड थी वो अभी भी सर्वाइव नहीं की गई है। इनको पीरियड को हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद ही सर्व किया जा सकता है। तो वहीं बीएड की तरफ से बार बार वही बात की गई केसरी नंदन साहू और विपिन द्विवेदी जी की। तो बोलते हैं बीएड वाले, बीएड की तरफ से पीएस पटवालिया जो वहाँ पर वकील थे, महाधिवक्ता जो भी थे, वहाँ पर कहा गया था कि बीएड की जो भी याचिका करता थे केसरी नंदन साहू विपिन द्विवेदी जी, उन दोनों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। तो जो भी ये केस है इसको डिसमिस किया जाए। तो डीएड की तरफ से बोला जाता है ये पीरियड बिल्कुल अलग है, उनकी तरफ से भी पीरियड अलग की गई थी जिसमें स्वयं की नौकरी लगने की बात नहीं कही गई थी, बल्कि 28 जून 2018 का जो एनसीटी का नोटिफिकेशन था उसको क्वेश्चन करने के लिए कहा गया था। और बीएड की जो एलिजिबिलिटी थी उसको भी वहाँ पर चैलेंज किया गया था। साथ ही मध्य प्रदेश का भर्ती जो नोटिफिकेशन था उसको भी वहाँ पर चैलेंज किया गया था। इसलिए केसरी नंदन साहू पर अंतिम रूप से फैसला होना चाहिए। ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है कि उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, ज्वाइनिंग की बात बिल्कुल याचिका नहीं की गई। प्रेयर उनकी जो की गई थी वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पर
28 जून 2018 का नोटिफिकेशन की क्वेस्ट की बात, बीएड की एलिजिबिलिटी और एमपी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था, ना कि अपनी स्वयं की नौकरी की बात कही गई थी। तो वहाँ पर जस्टिस सील नागू जी सहमत हुए, उन्होंने बिल्कुल बोला कि हाँ ये जो भर्ती है थोड़ी सब्जेक्टिव आउटकम है और वहाँ पर प्रेयर भी अलग है। तो उनके बाद में एक बात आती है कि हाई कोर्ट ने सब्जेक्टिव आउटकम, मान लो जस्टिस सील नागू जी ने फिर एक बार समझने की कोशिश की क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कि सब्जेक्टिव आउटकम मान लो नहीं है हमारी भर्ती, तो ऐसी कोई याचिका है कि वहाँ पर सब्जेक्टिव आउटकम रखा गया हो। तो डीएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा, गोपाल शंकर नारायण जी की तरफ से अपने आर्गूमेंट किए जाते हैं। वहाँ पर बताया जाता है कि जब 2022 में देवेश शर्मा जी की याचिका पर केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट में, तब वहाँ पर ये भर्ती हमारी सब्जेक्टिव आउटकम रखी गई थी। वहाँ पर क्या है, सभी जो सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों, सभी स्टेट की पार्टियों को अपना पक्ष रखने के लिए वहाँ पर आने की इन्वाइट किया गया था। तो वहाँ पर एमपी की तरफ से भी एक आईए लगाकर वहाँ पर उपस्थित हुए थे, इसलिए जो भर्ती थी अपनी सब्जेक्टिव आउटकम थी। तो वहाँ पर पूरे बात कहने के बाद जस्टिस सील नागू जी कहते हैं कि हाँ हमारी जो भर्ती थी वो उसके दो ऑर्डर हैं, यानी कि दो ऑर्डर हाई कोर्ट के द्वारा हैं और एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है, यानी कि तीनों में सब फाइनल सब्जेक्टिव आउटकम ही भर्ती रखी गई है। तो बार बार जस्टिस सील नागू जी बस यही प्रयास कर रहे थे कि सब्जेक्टिव आउटकम भर्ती है या नहीं। उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन भी किए और काफ़ी समझने की बात भी वहाँ पर देखी गई। और बीएड की तरफ से भी जब बात की गई तो उन्होंने बोला कि यह भर्ती यानी कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो सेफ रखने की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 8 अप्रैल 2024 को जजमेंट आया, 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी सेफ रखने की बात कही गई है उसमें कंडीशन भी अप्लाई की गई है। उनको बीएड वालों से कहा गया था, वकीलों से, कि उसमें कंडीशन अप्लाई की गई है। उसमें कहा गया है कि भर्ती अपनी कोर्ट के अधीन नहीं होनी चाहिए और यहाँ की चयनित तो हैं लेकिन कोई भी उसका मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग ना हो। उसमें साफ साफ ये बोला गया है कि कोई भी जो यानी कि क्वालिफिकेशन या कंडीशन इम्पोज्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि इम्पोज्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। कंडीशन अप्लाई है, सेफ तो है लेकिन इम्पोज्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। तो जस्टिस सील नागू जी भी कल इस पर काफ़ी बीच बीच में अपनी बात कहते रहे और उनको भी समझ में आ रहा था कि हाँ ये अपनी बीएड अपना पक्ष तो रख रहा है लेकिन इस बात को एग्री नहीं हो रहा। बाद में फाइनल सब्जेक्टिव आउटकम पर भी उनकी थोड़ी समझ में नहीं आया तो क्रॉस क्वेश्चन भी किया था, उनकी बात समझ में आई कि जो भी दो ऑर्डर थे वो अपने द्वारा फाइनल सब्जेक्टिव आउटकम रखे गए और एक ऑर्डर था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रखा गया था। तो बाद में पूरा मामला सुनने के बाद 2 घंटे की लगातार सुनवाई चली और काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई चली थी, जिसमें फैसले को लास्ट में सुरक्षित कर लिया गया था और 3 दिन राज्य सरकार को दिए गए हैं कि वहाँ 3 दिन के अंदर वो अपना जो चार्ट है वो प्रस्तुत कर सकें, यानी कि जो डेट अपॉइंटमेंट डेट वो मांगी गई हैं। और सभी पार्टियों से कहा गया है कि रिटर्न सबमिशन जो भी कोई आपकी बात रह गई हो तो रिटर्न सबमिशन के थ्रू आप हमें दे सकते हैं। तो फैसला पूर्ण रूप से सुरक्षित कर लिया गया है। इन सबको देखने के बाद जल्दी फैसला सुनाने की उम्मीद है। जहाँ तक बात आया जा रहा है कि इतना देखते हुए, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से जल्दी फैसला करने की कवायद देखी जा रही है जस्टिस सील नागू जी की तरफ से, तो लग रहा है कि 10 मई तक फैसला आने की संभावना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फैसला रिजर्व होने के बाद कोई भी समय सीमा नहीं होती है, चाहे 10 दिन हो, 15 दिन हो, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, कोई भी समय सीमा नहीं होती कि कितने दिन के अंदर फैसला सुनाया जाए। तो आप इस बात को एग्री करना होगा कि ये फैसला 10 मई तक आ ही सकता है। ओनली 10 मई तक आने की संभावना है, कोई ऐसा नियम या रूल नहीं है कि वहाँ फैसला इतने दिनों के अंदर सुनाया जाए। अब देखना होगा किस दिन फैसला आता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से और क्या फैसला आने की उम्मीद है, किस पक्ष की ओर फैसला जा सकता है। तो पूरी फैसले की जो कल पूर्ण सुनवाई हुई थी उसके पूरा हिंदी में सारांश मैंने आपको आज बता दिया है। तो आपके जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और आप अपने कमेंट बॉक्स से इस जरिए भी ये भी बताएं कि किस पक्ष की तरफ से फैसला जाने की संभावना जताई जा रही है। तो मैं आशा करता हूँ साथियों आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।